Hello friends. So in this lecture we are quickly gonna complete a theory of topic standard costing. Very few important questions are there. Roughly I think so only one question is important which is frequently asked into the examination. आइएगा गाइस सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टिंग द थ्री ग्रुप्स ऑफ वराइंसेस दैट अराइजेस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. जी हाँ, जो आपने वराइंसेस कैलकुलेट किया उसका तीन ग्रुप कौन सा है? सबसे पहला गाइस है आपका वराइंसेस ड्यू टू एफिशिएंसी. गाइस वराइंस ड्यू टू एफिशिएंसी के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल का क्वांटिटी एंड लेबर का आवर्स जो है वो कम ज्यादा हुआ है. सो सर इन दिस टाइप ऑफ वराइंसेस वी आर गोना कैलकुलेट इफिशिएंसी और इनइफिशिएंसी इन अ यूज ऑफ मटेरियल और इन द यूज ऑफ लेबर. ठीक है, तो एफिशिएंसी एक पार्ट हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ वराइंसेस हो गया. सर सेकंड इज सर जी प्राइस एंड रेट वराइंसेस. Now, in case of material, we are going to calculate material price variance. In case of labor, we are going to calculate labor rate variance. In case of overhead, we are going to calculate expenditure variance. In case of sales and guys profit, we are going to calculate sales price variance या फिर guys profit variances. Now, guys, here in CA intermediate, we don't have in syllabus our profit and sales variances. So, guys, variance in price or rate, ये क्या चेक करता है? Variance due to change in a price, procurement price and rate of material. चलिएगा. इसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है वो तीसरा कैटेगरी है variances due to volume. गाइज इन दिस सिचुएशन वॉल्यूम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड एक्टिविटी है और एक्चुअल एक्टिविटी है उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे. वॉल्यूम जनरली हम लोगों ने देखा था फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंसेस. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस के अंदर हम लोगों ने क्या चेक किया था सर जी? बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो है वो डिफरेंस हमने देखा था. So variance due to volume. So these are the three category of the group of the variances. जो सबसे पहले हमने कवर किया था वो था एफिशिएंसी, जिसमें मटेरियल एंड लेबर का जो है वो यूसेज चेक किया जाता है. सेकेंड सिचुएशन में हमने देखा था प्राइस ऑब्लिक रेट, जिसके अंदर मटेरियल का प्राइस, लेबर का रेट, ओवरहेड के एक्सपेंडिचर, सेल प्राइस एंड प्रॉफिट हम लोग वर्कआउट करते हैं वरायंसेस. इसके बाद लास्ट था हमारा जो था वो वरायंस ड्यू टू वॉल्यूम. तो ये वॉल्यूम कम ज्यादा होना, आउटपुट कम ज्यादा होना, ये हमने देखा था. यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस चेक करना है बिटवीन द एक्चुअल एक्टिविटी एंड बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑब्लिक बजटेड एक्टिविटी. चलिएगा, ये था आपका सबसे पहला जो सिंपल क्वेश्चन था. ग्रुप ऑफ वरायंसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कौन से आते हैं? तो एफिशिएंसी आएगा, प्राइस रेट आएगा. गाइज हम लोगों ने जब टॉपिक ये वर्कआउट किया था तब मैंने सारे वरायंसेस को जनरली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए थे. सबसे पहला जो कैटेगरी था वो आपका सर जी रेट मैनेजर का गलती, इफ यू रिमेंबर, और दूसरा था सर जी आपका प्रोडक्शन मैनेजर का गलती. आगे बढ़ते हैं गाइस. लास्ट था आपका वॉल्यूम. नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी जब टॉपिक डिस्कस किया था तब ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है. सो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या स्टेप्स थे? ये लिखवा के भी दिया था मैंने या फिर आपके कंसेप्ट बुक के अंदर भी था. लेट्स डिस्कस क्विकली. सबसे पहले जो है वो आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे. स्टैंडर्ड सेट करने के बाद गाइज आप एक्चुअल का जो कॉस्ट है वो एसरटेन करेंगे. नाउ गाइज स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल आपने एसरटेन किया, एक्चुअल आपने कैलकुलेट किया. नेक्स्ट गाइज एक्चुअल कैलकुलेशन के बाद अगला जो स्टेप रहता है वो था आपका कंपैरिजन करना. कंपैरिजन किसका किया था आपने? जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है उसका आपने कंपैरिजन किया. कंपैरिजन करने के बाद यू आर गोना कैलकुलेट द वरायंसेस. वरायंस विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट. वन विल बी द वेरिएबल वन विल बी द फेवरेबल वरायंसेस एंड अनदर विल बी द एडवर्स वरायंसेस. जी हाँ, मैंने तीन स्टेप डिस्कस कर दिया. सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया. सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो हम लोगों ने एसरटेन किया एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है. देन गाइज एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद नाउ गाइज एक्चुअल कॉस्ट कहां से मिलेगा सर जी? बुक्स ऑफ अकाउंट से अंदर आएगा, इनवॉइसेस के थ्रू मिलेगा, चलन के थ्रू मिलेगा. ठीक है, नाउ वेज जो शीट है उसके थ्रू मिलेगा एक्सेट्रा. उसके बाद कंपैरिजन किया हमने, स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल का कंपैरिजन करके वरायंसेस कैलकुलेट किया. वरायंस दो कैटेगरी आएगा, एक आएगा आपका फेवरेबल वरायंस और एक आएगा आपका एडवर्स वरायंस. इसके बाद गाइस आपको जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ वरायंसेस करना है. यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द वरायंसेस एंड यू हैव टू टेक सम एप्रोप्रिएट एक्शन. गाइस जब तक आप कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते हैं तब तक ये जो स्टैंडर्ड है इट जस्ट अ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन. सो यू हैव टू टेक सम एप्रोप्रिएट मैनेजरियल एक्शन. अगर एडवर्स वरायंस रहेगा तो आपको कुछ मैनेजरियल एक्शन लेना पड़ेगा. एंड लास्ट स्टेप है सर जी डिस्पोजिशन ऑफ वरायंसेस. आपको कुछ अकाउंटिंग एंट्री पास करना पड़ेगा. सो जो वरायंसेस है वो आपको जनरली ट्रांसफर कर दिया अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिपेंड्स ऑन मेथड यू फॉलोड. ठीक है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने डिस्पोज कर दिया, वो ट्रांसफर कर दिया. सो दीज आर द स्टेप्स विच आर फॉलोड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम.
सो कौन से स्टेप थे? सबसे पहला जो स्टेप मैंने कवर किया गाइज, वो स्टेप था स्टैंडर्ड सेट किया, दूसरा स्टेप था एक्चुअल का एसरटेन किया, तीसरा स्टेप में कंपेयर किया स्टैंडर्ड और बजट एक्चुअल, वरायंस फाइंड किया, वरायंस दो कैटेगरी के अंदर कवर किया, एक फेवरेबल वरायंस, एक आएगा आपका एडवर्स वरायंस। इसके बाद गाइज इन्वेस्टिगेशन किया आपने वरायंसेस का एंड यू हैव टेकन सम मैनेजरियल एक्शन, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपने कुछ मैनेजरियल एक्शन परफॉर्म किया, अप्रोप्रिएट एक्शन आपने लिया है। एंड लास्ट वन था डिस्पोजिशन ऑफ द वरायंसेस, जो वरायंसेस था वो आपने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया एज पर द अकाउंटिंग मेथड और प्लान यू हैव एडॉप्टेड, ठीक है। गाइज हमें इतना डिटेल के अंदर नहीं है, यहाँ पे हम लोग सर जी सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान, ये सीए फाइनल के अंदर था, सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान ये हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, तो उसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग रहता है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आप लिख सकते हैं सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान के अकॉर्डिंगली आप जो है वो अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। चलिएगा, दो क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर कर लिए। सर जी तीसरा जो है वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नीड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें क्यों लगता है? सबसे पहले सर जी प्रेडिक्शन ऑफ अ फ्यूचर कॉस्ट, सर जी फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। देन सर सेकेंड पार्ट था आपका टारगेट टू बी अचीव, आपको जो टारगेट अचीव करना है, सपोज मुझे कुछ सेल अचीव करना है, सेल प्राइस अचीव करना है, मुझे कुछ कॉस्ट अचीव करना है, बजटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट मुझे अचीव करना है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट सर जी जो मेन यूज है उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, यानी प्रोडक्शन मैनेजर कैसे काम कर रहा है, आपका जो रेट मैनेजर है वो कैसे काम कर रहा है, एक्सेट्रा। सो परफॉर्मेंस, सेल्स मैनेजर कैसे काम कर रहा है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्लस बजटिंग के लिए भी इसका जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट वन गाइज, इंटरिम प्रॉफिट मेजरमेंट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इंटरिम प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट के पहले जो आप फाइंड करते हैं वो इंटरिम प्रॉफिट रहेगा। सो इंटरिम प्रॉफिट मेजर करने के लिए एंड इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए जो है वो आपका स्टैंडर्ड यूज होता है। सो आपने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे जनरली वैल्यू होता है। सो नीड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहला जो नीड मैंने आपको बताया था सर जी, आपको प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। सपोज सबसे पहला जो आपको डिसीजन लेना है वो आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। सो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, एडवांस में कोटेशन कहाँ पे सबमिट करना है, टेंडर सबमिट करना है, तो उसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, एडवांस में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन सर जी, आपको जो है वो टारगेट सेट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजर का क्या टारगेट है, कॉस्ट मैनेजर का क्या टारगेट है, ठीक है, सेल्स मैनेजर का क्या टारगेट है, उसके बाद आपका परचेस मैनेजर का क्या टारगेट है, आपका रेट मैनेजर का क्या टारगेट है, एक्सेट्रा। सो टारगेट सेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बजटिंग पर्पस के लिए प्लस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए। सी फाइनल के अंदर आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देखने वाले हो। तो गाइज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते वक्त आप क्या करेंगे, सपोज रेट मैनेजर है, मटेरियल का प्राइस कितना लगना चाहिए था और कितना लगा, जो भी कुछ डिफरेंस आएगा उससे जो रेट मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट वन, इंटरिम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, एडवांस में कुछ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, इंटरिम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, साथ में सर जी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए भी जो है वो यूज होएगा। नीड ये है आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। चलिए नाउ गाइज अगला एक बड़ा क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नाउ गाइज एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ 5 to 6 पॉइंट जो आपको याद रहेंगे, बस उतना ही आप अंडरलाइन कर लेना। वैसे तो सारे के सारे पॉइंट सिंपल है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑब्वियसली 5 मार्क्स का जनरली थियरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 6 पॉइंट्स लिखा तो भी सफिशियंट है अगर आप ये फॉलो करते हो तो चलेगा। सो आपके जो एडवांटेजेस है वो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज आएगा सर जी वो आएगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना एंड कॉस्ट कंट्रोल करना। ऑलरेडी ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होता है हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना एंड कॉस्ट कंट्रोल करना ये इसका जो है वो मेन यूज है। नेक्स्ट वन सर जी, प्राइस कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था डिसीजन लेते वक्त, तो कौन सा डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन। एडवांस में आपको कोटेशन सबमिट करने का है, एडवांस में आपको किसी को प्राइस देने का है, टेंडर सबमिट करने का है, तो आपको जो है वो प्राइस फिक्स करने के लिए स्टैंडर्ड जो है वो यूज होएगा। नेक्स्ट वन सर जी इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट बोलता है आपको जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए, सर जी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए भी जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होएगा। नेक्स्ट वन, आपको इंसेंटिव स्कीम अगर कुछ लाना है, हम लोगों ने इंसेंटिव स्कीम देखा था सर जी, जैसे कि हेल्थ स्कीम था, रोवन स्कीम था, ठीक है, इफिशिएंसी के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था, अगर टाइम सेव किया तो उनको जो है वो बोनस मिलेगा एक्सेट्रा। तो गाइज आपको कोई इंट्रोडक्शन करना है इंसेंटिव स्कीम, हेल्थ से रोवन एक्सेट्रा, तो भी आप ये जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि इफ यू रिमेंबर गाइज वहां पे हम लोगों ने देखा था जो लेबर टॉपिक था, सर टाइम सेव्ड हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो टाइम सेव्ड कैसे आता था, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड क्या था हमने डिस्कस किया था सर, स्टैंडर्ड टाइम है, तो कोई आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्कीम देना है तो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट वन
सर जी आपको जो नया प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए देखिएगा, ये पॉइंट रिपीट हुआ है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए जो है वो नया प्रोडक्ट का जो सर जी कॉस्ट कैलकुलेशन करना है उसके लिए इसका जो है वो यूज होएगा। एक्यूरेसी के साथ हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सर जी बेस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हम लोगों ने ऊपर भी चेक किया था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन होएगा। गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, इसके बाद सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए होएगा। नेक्स्ट वन, अगला जो पार्ट था वो था आपका सर जी मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए भी इसका यूज होएगा। नेक्स्ट वन, प्लानिंग करने के लिए, बजटिंग करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज है, प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन करने के लिए एंड गाइस बजट प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज है। नेक्स्ट वन, सर आपको आपका जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज करते आएगा विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कौन सा मटेरियल यूज करना है, कितने वर्कर यूज करना है, कितने आवर्स के अंदर बनना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेट्रा, तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करें आपके प्रोसेस का। नेक्स्ट वन, सर जी अगला जो पार्ट था जो मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया है वो टारगेट अचीव करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कआउट करने के लिए, हाँ इवैल्यूएशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे काम हुआ है एक्सेट्रा, तो भी जो है वो यूज होएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट यूनिफॉर्म बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या था सर जी, हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक के अंदर देखा था, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर मटेरियल है, लेबर है एंड ओवरहेड्स है। मटेरियल का दो पार्ट है आपका, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, लेबर का दो पार्ट है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ओवरहेड का दो पार्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जी हाँ, सो कंपैरिजन करने के लिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करेगा, ठीक है, ये मे बी याद रहेगा नहीं रहेगा, 6 पॉइंट कोई भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, सर ये जो है वो इंश्योर करता है मैक्सिमम यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैक्सिमम यूज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो ये इंश्योर करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कि कितना कैपेसिटी यूज होने वाला है, कितना आइडल कैपेसिटी रहेगा, आइडल कैपेसिटी का कैसा करेंगे एक्सेट्रा, तो ये आपको हेल्प करेगा। ओके, नाउ अगर आप चेक कर पाएंगे सर जो नीड्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो नीड्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है सर जी वो जो है वो एडवांटेज के अंदर तो है ही है, तो नीड्स और एडवांटेज में एक दो पॉइंट आप एक्स्ट्रा कोई भी आपको लगता है वो आप ऐड कर सकते हो, चलेगा। नेक्स्ट वन गाइज, अगला जो पार्ट है वो अगला पार्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर जी क्रिटिसिज्म क्या है गाइज, कभी कभी जो स्टैंडर्ड सेट करना है इट कैन बी अ कॉस्टली जॉब, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग जॉब, इट कैन बी अ कॉस्टली जॉब। सर जी आपको एक्यूरेटली अगर कॉस्ट कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए कॉस्ट लगेगा, सो फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज कॉस्टली, स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करना कॉस्टली है। आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकते हो, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। नेक्स्ट वन, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था जो इंडस्ट्री के अंदर फ्रीक्वेंटली गाइज टेक्नोलॉजी चेंजेस होता है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर दैट, क्योंकि हर बार आपको आपका जो स्टैंडर्ड है वो रिवाइज करना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ आपके प्रोडक्ट में चेंज होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपके फीचर चेंज होंगे, फंक्शन चेंज होंगे प्रोडक्ट के, तो ऑब्वियसली एवरी टाइम यू चेंज द टेक्नोलॉजी, एवरी टाइम यू चेंज द फीचर फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यू विल हैव टू चेंज द स्टैंडर्ड। तो सर फ्रीक्वेंटली जहां पे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मोबाइल हो गया, उसके अंदर स्टैंडर्ड फिक्स करना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क या फिर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर बार आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्ट कैलकुलेट कॉस्ट इन एडवांस। आप कॉस्ट तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन एडवांस के अंदर एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना इट्स अ वेरी टीडियस या फिर डिफिकल्ट जॉब है। नेक्स्ट वन गाइज, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक एजम्पशन लेता है, और एजम्पशन ये रहता है कि आपका जो मटेरियल का जो मिक्सचर है वो मटेरियल का मिक्सचर ये सेम रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था सपोज दो टाइप का मटेरियल है, ए मटेरियल बी मटेरियल है, 50% 50% है, तो ये मिक्सचर जो है वो लॉन्ग टर्म में चेंज हो सकता है, ये इसका एक लिमिटेशन आप बोल सकते हैं। और लास्ट पार्ट इज गाइज आइदर आपका जो स्टैंडर्ड है वो एकदम स्ट्रिक्ट हो सकता है या फिर लिबरल हो सकता है, सर मिडल वे नहीं होएगा। आपको अगर स्टैंडर्ड फॉलो करना है, अगर आपको इवैल्यूएशन वगैरह करना है तो आइदर एक स्ट्रिक्टली इवैल्यूएशन कीजिएगा या फिर सर जी टू लिबरल। तो ये था आपके क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जी हाँ, रिकॉल कीजिएगा क्या क्या क्रिटिसिज्म है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। सो क्रिटिसिज्म क्या है सर जी, ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है एंड इट इज अ कॉस्टली जॉब टू एग्जैक्ट कैलकुलेट कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट था, अगर आपको याद आ रहा है कि गाइस एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना वेरी डिफिकल्ट इन एडवांस, एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन करना। तीसरा गाइस अगर आपकी टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको फॉलो नहीं करना है, जो मिक्स आप सेम रखते हैं, वर्कर लोगों का मिक्स हो गया, मटेरियल का जो मिक्स हो गया, ये जो मिक्स है वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो चेंज हो सकता है। एंड लास्ट वन, ये जो स्टैंडर्ड है ये आइदर टू स्ट्रिक्ट हो सकता है या स्टैंडर्ड आइदर टू लिबरल हो सकता है, मिडवे पॉसिबल नहीं है।
जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यू शुड रिवाइज बिफोर एग्जाम। ऑलरेडी मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दिया हुआ है। जी हाँ गाइज, सो डिस्कस द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस। जी हाँ, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस। नाउ गाइज, हम लोगों ने डिस्कस किए थे स्टेप्स ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला जो स्टेप था वो स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया, कंपैरिजन किया, वैरिएंसेस कैलकुलेट किया, एंड आपने जो कुछ एक्शन लिया हुआ है सर, एक्शन दो तरीके का हो सकता है सर। अगर आपके एडवर्स वैरिएंसेस है तो सर उसको आप चेक करेंगे रीजन क्या था एडवर्स वैरिएंसेस का, फ्यूचर में वो आप कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड, यू विल हैव टू एप्रिसिएट अगर कुछ फेवरेबल वैरिएंसेस है, मटेरियल की प्राइस कम हो गई, लेबर का रेट कम हो गया, इफिशियंसी बढ़ गया, ठीक है, मटेरियल का वेस्टेज कम हो गया, तो यू विल हैव टू एप्रिशिएट दैट। तो सर ये जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रहे हो या फिर आप एप्रिसिएट कर रहे हो, इसके लिए गाइज आपको वैरिएंसेस दो पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। एक आएगा आपका कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं सर जी, व्हाई दिस कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल इज इंपॉर्टेंट। सपोज गाइज, सपोज मटेरियल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही कम हो गया सर, मटेरियल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही कम हो गया। से फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल है गाइज, सो क्रूड ऑयल का जो है वो रेट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम हो गया, तो ऑब्वियसली आपको सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल मिलेगा। तो इसमें जो रेट मैनेजर है उसका कोई स्किल नहीं है, प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो ये अनकंट्रोलेबल था ना सिचुएशन, उसके हाथ के अंदर नहीं था ये सिचुएशन। सर जी ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस चेंज हुआ है, तो उसका क्रेडिट जो है, उसका जो बेनिफिट है वो रेट मैनेजर को नहीं मिलना चाहिए। ओके, सो ये पार्ट है गाइस, एक सिंपल मैंने एग्जांपल के साथ ही डिस्कशन किया हुआ है, चलेगा। सो वैरिएंसेस जो है, जो हमने देखा था फेवरेबल और एडवर्स वैरिएंसेस जो है वो आपको दो और कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने पड़ेंगे। एक आएगा आपका कंट्रोलेबल कैटेगरी एंड एक आएगा आपका अनकंट्रोलेबल कैटेगरी। कंट्रोलेबल वैरिएंसेस आर दोज वैरिएंसेस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्शन ऑफ द स्पेसिफिक मैनेजर, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड। अगर उसके एक्शन से वो कंट्रोल हो सकता था तो वो कंट्रोलेबल वैरिएंसेस है। एंड अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस आर दोज वैरिएंसेस व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ हेड, ठीक है, विच कैनॉट बी कंट्रोल बाय द कंसर्न मैनेजर, बियॉन्ड देयर कंट्रोल है, तो वो आएगा सर जी आपका अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस। नेक्स्ट वन, आगे जो पार्ट है आप चेक करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर आंसरेबल फॉर ऑल एडवर्स वैरिएंसेस विच आर कंट्रोलेबल। जी हां गाइस, क्या बोला इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, एक वर्ड रह गया था गाइस, क्या है वहां पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। गाइस हमने देखा था कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या रहता है गाइस, कॉस्ट सेंटर जहां पे कॉस्ट लगती है, ठीक है, वो मैनेजर जो रहते हैं उनका कॉस्ट का ही कंसर्न रहता है। सेकंड था हमारा रेवेन्यू सेंटर, सेल्स के रिगार्डिंग कंसर्न रहता है, जो सेल्स मैनेजर है एक्सेट्रा। तीसरा था सर जी हमारा प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर क्या है, प्रॉफिट सेंटर जो है वो गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट भी कंट्रोल करता है, सेलिंग प्राइस भी और प्रॉफिट भी कंट्रोल करता है। और एक इन्वेस्टमेंट सेंटर था। तो सर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर है जिसपे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट किया था, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए आंसरेबल है, जो उनके कंट्रोल में था वैरिएंसेस उनके लिए वो आंसरेबल है, बियॉन्ड देयर कंट्रोल है उनके लिए वो आंसरेबल नहीं है, आप उनको कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते अगर वो अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस है। नेक्स्ट वन, नहीं गाइज, ये जो कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल है ये सब्जेक्टिव है, इट विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। अगर अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस है गाइस, अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस है, अनकंट्रोलेबल वैरिएंस हो रहा है और आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो यहां पे एक सॉल्यूशन दिया जाता है एंड सॉल्यूशन इज दैट, अगर परसिस्टेंट अनकंट्रोलेबल वैरिएंसेस हो रहा है, परसिस्टेंट कंटिन्यूअसली, उस सिचुएशन के अंदर इट इज बेटर टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड। आप आपका जो स्टैंडर्ड है वो रिवाइज करेंगे। अगर परसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली अगर आपका वैरिएंसेस आ रहा है तो भाई साहब ये आपकी स्टैंडर्ड चेंज करने की बारी आ चुकी है। ओके, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।